दोस्तों नमस्कार दोस्तों। पहले मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था। थोड़ी देर पहले कहना चाहिए क्योंकि मैं लगातार कंटिन्यूस उसका नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। मैं डिस्कस कर रहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो चेंजेस हुए हैं, तो मैं जैसे बता रहा था कि बोतल नहीं है, शराब पुरानी है। आपकी जो एक्सिस्टिंग प्रोविजन है सीआरपीसी की, वही याद रखना, वही काम आएंगे। ये कुछ नए जो चेंजेस इन्होंने ऐड किए हैं, लगभग ऑलमोस्ट मैं बता रहा था 86 के लगभग चेंजेस हैं जो आपके सीआरपीसी में ऐड किए गए हैं। सिर्फ नाम नया है मगर काम वही है दोस्तों, काम वही होगा सीआरपीसी का। सीआरपीसी आप भूल लेंगे नहीं, ना भूल पाएंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मैं डिस्कस कर चुका था कि टोटल 86 अमेंडमेंट हुए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अभी तक पिछले मेरा वीडियो है, वीडियो पार्ट वन में मैंने ऑलमोस्ट 27 अमेंडमेंट में डिस्कस कर चुका था दोस्तों। अब मैं 28 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों सेक्शन 172 ऐड किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसमें क्या था कि पुलिस के पास पावर थी, वो किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जो या तो गिरफ्तारी से रजिस्ट कर रहा है, या रिफ्यूज कर रहा है, या डिसरिगार्ड कर रहा है कोई भी पुलिस ऑफिसर की अगर जो डायरेक्शन है। हाँ, अब मान लो अगर किसी भी व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर ने ऑर्डर किया गया उस ऑर्डर को रजिस्ट करने से मना कर रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उनसे एक सिक्योरिटी लेकर उनको रिलीज कर सकता है कि ठीक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि अगर 24 घंटे में अगर उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है, अगर किसी कोई भी व्यक्ति है जो अपना नाम पता नहीं बता रहे हैं पुलिस ऑफिसर को, या कोई ऑर्डर मानने से मना कर रहा है, तो 24 घंटे में क्या होता था कि या तो उसको पुलिस ऑफिसर को किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता था। तो इस सेक्शन में क्या है कि 172 में वही सेम बात को एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लियर किया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेक्शन 173 ऐड किया गया है। जो पहले हमारा सेक्शन 156 होता था, वो उसी तरह का सेक्शन 173 ऐड किया गया दोस्तों। तो इस सेक्शन 173 में नया काम किया गया है। पहले आपको पता होगा कि अगर एक जीरो एफआईआर की कंसेप्ट होती थी। जीरो एफआईआर की कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट अगर अपराध हुआ है मगर उसको जुरिस्डिक्शन कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर करा सकता था और बाद में कंफर्म होने के बाद में जुरिस्डिक्शन का उस एफआईआर को उस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता था, उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो सेक्शन 173 में जीरो एफआईआर की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की गई है। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई ऑफेंस हुआ है उसकी पुलिस स्टेशन से बाहर, तो वो उसको एंटर करेगा उस किताब में जो उस पुलिस ऑफिसर द्वारा रखी गई है। अब इसके अलावा EFIR का प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों। तो EFIR अगर आपने ऑनलाइन अगर कराई है कोई भी FIR, तो विद इन 3 डेज आपको FIR होने के बाद में आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा उस FIR पर। यानी आपको एक तरह से एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ मैंने FIR कराई है, और आपको सिग्नेचर का मतलब मुझे तो यही लगता है कि आपको जाना पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, कंटेंट्स दोबारा बताने होंगे, और शायद इसलिए कि भाई आप एक दूसरे से मिल सके और इन्वेस्टिगेशन हो सके अपराध की और क्राइम सोल्व हो सके। तो सेक्शन 173 में ये है जीरो एफआईआर अगर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई अपराध हुआ है तो पुलिस ऑफिसर के को अब ये अपराध को जो एफआईआर का रजिस्टर है उसमें ऐड करना होगा। दूसरा EFIR जो की गई है उसमें 3 दिन के अंदर आपको जाना होगा और अपने सिग्नेचर देने होंगे दोस्तों। के बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं, अमेंडमेंट नंबर 30 की। अमेंडमेंट नंबर 30 ये बता रही है कि जो विक्टिम है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस FIR की कॉपी मिलेगी, जो अधिकार पहले भी था उसके पास 154 में। तो ये जो FIR की कॉपी है ये उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेट जो कंप्लेनेंट है उसको FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या है 173 एक नया सेक्शन इनेबल किया गया है। 173 के सबसेक्शन 3 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की गई है। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें 3 साल या उससे ज्यादा की सजा है पर 7 साल से कम की है, तो इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के जो टाइम लिमिट होगी कि कितने दिन में कंप्लीट कराना है, वो 14 दिन होंगे। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो ऐसा व्यक्ति करा सकता है जो कम से कम DSP रैंक का हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी अगर मान लो कोई ऐसा अपराध है जिसमें 3 साल की या 3 साल से ज्यादा की सजा है मगर 7 साल से कम की है,
तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराई जाएगी कि ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके 14 दिन के अंदर इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंप्लीट करना पड़ेगा और इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को करने का ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नाम, मतलब इस रैंक का अधिकारी जो डीएसपी रैंक का अधिकारी है वो ऑर्डर करेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। उसके बाद में सेक्शन ये अमेंडमेंट नंबर 32 दोस्तों, अमेंडमेंट नंबर 32 के लिए 173 के सबसेक्शन 4 में जो स्पेसिफिक मेंशन है एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, वो अगर एफआईआर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जैसे पहले वो क्या होता था 154(3) में आप जाते थे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद सीनियर 36 में थी सुपीरियर ऑफिसर्स की जो पावर होती थी कि अगर आपकी एफआईआर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने अगर नहीं रिकॉर्ड की है तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जाते थे। तो वैसा ही प्रोविजन है कि अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की इंटरवेंशन के बाद में भी अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो 173 के सबसेक्शन 4 में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को एफआईआर करवाने के लिए। 173 सबसेक्शन 4 इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद की अमेंडमेंट देखें, अमेंडमेंट नंबर 33। अब क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए अब इन्होंने क्या किया कि 174 ऐड किया गया है दोस्तों। अब पहले क्या होता था 155 की अगर बात करें कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और आप गए और आपने पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दी बट it turns out to be related to the non-cognizable offense. So then what happened in that case? The police officer directed you that you have to go to approach to the court because we have no power in the non-cognizable cases. We cannot arrest or we cannot investigate the matter. अब इसमें सिर्फ एक चेंजेस दोस्त ये लाए हैं कि अगर आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी है पुलिस ऑफिसर को, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसकी डेली डायरी की रिपोर्ट कि उसको इंफॉर्मेशन मिली थी इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सेक्शन 174 में, वो भी मजिस्ट्रेट को फोर्टनाइटली यानी उसी रात को उसी दिन उसी समय ये इमीडिएटली उसको फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को। अब दोस्तों अगली बात कर रहे हैं कि अब इसमें एक क्या है कि 175 सबसेक्शन 1 ऐड किया गया है कि अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस हैं तो उसके नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डीएसपी रैंक के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करेगा। जैसे कुछ स्पेशल एक्ट हैं जैसे एनडीपीएस एक्ट है दोस्तों, और या फिर जो कुछ ऐसे स्पेशल क्राइम है जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है दोस्तों। इसमें जो जांच अधिकारी होते हैं वो डीएसपी रैंक के ही होते हैं। मगर इसमें क्या है कि दोस्तों अब एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया 175 सबसेक्शन 1 में कि जिसमें नेचर और ग्रेविटी को देखकर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डीएसपी रैंक के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 35। अमेंडमेंट नंबर 35 क्या कह रही है कि सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर से करवाने से पहले कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, उसकी एफिडेविट को एग्जामिन करेगा और जो सबमिशन है पुलिस ऑफिसर द्वारा दिए गए हैं उसको एग्जामिन करेगा और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो इंक्वायरी भी करा सकता है। पहले क्या होता था 156 सबसेक्शन 3 में आप एक एप्लीकेशन फाइल करते थे मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट को सुनने के बाद अगर लगता था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड तो वो डायरेक्ट करता था पुलिस ऑफिसर को कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें यानी एफआईआर रजिस्टर करें और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बट अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब क्या है सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 में अगर आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देने से पहले कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा विद एफिडेविट और पुलिस ऑफिसर ने अगर कोई उसमें सबमिशन दिए हैं तो सबमिशन को एग्जामिन करेगा, उसके बाद में ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करेगा और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं अब इसमें इंक्वायरी करानी है तो उसमें इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। अमेंडमेंट नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। 175 सेक्शन 175 के सबसेक्शन 4 में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो प्रोटेक्शन भी दे रही है फॉल्स और प्रिविलेज केसेस। अगर पुलिस सर्वेंट है उन्होंने अपनी ड्यूटी की डिस्चार्ज के दौरान अगर कोई काम किया है और अगर आपने पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में केस कर दिया तो फॉल्स और फ्रिवलेस केस है तो उसमें प्रोटेक्ट करेगा वो पुलिस ऑफिसर को। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि आपकी जो कंप्लेंट है अगर आपकी कंप्लेंट दी गई है पुलिस सर्वेंट के अगेंस्ट में या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में, अगर उसने पब्लिक ड्यूटी के दौरान में पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के दौरान अगर ये काम किए हैं तो अब उसकी कॉग्निजेंस लेने के दौरान में
तो कोग्निजेंस लेने के दौरान में वो जो पुलिस ऑफिसर है उसकी जो एजर्शन है उनको भी ध्यान में रखेगा, और उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उससे भी एक रिपोर्ट को मंगाएगा जिसमें फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस की रिपोर्ट होगी। यानी अगर अब इसमें दोस्तों ये जो सेक्शन है 174, अगर मतलब मुझे जो पर्सनली लग रहा है ये एक तलवार है जिसके दोनों तरफ धार लगा दी गई है। तो इसमें क्या है कि एक तरफ तो मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है फॉल्स और फ्रिवलेस केसेस को रोकने के लिए जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में फाइल किए जाते हैं। मगर दोस्तों अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात अगर हम देखें, पहले क्या होता था कि अगर आपने पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसने अपनी ड्यूटी के डिस्चार्ज के दौरान अगर कोई अपराध किया है या गलत काम किया है तो आप उसके लिए एक परमिशन सीख करते थे स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट से कि हमें इसकी परमिशन चाहिए, हमें इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर रहा है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, ये जो परमिशन होती थी ये लिम्बो पेंडिंग रहती थी, कई साल लग जाते थे इस तरह की परमिशन को मिलने में। बट अब 4 महीने की टाइम लिमिट बना दी गई है। अगर 120 दिन के अंदर ये परमिशन नहीं दी गई तो ये समझा जाएगा कि परमिशन आपको मिल गई, अब उन्होंने परमिशन दे दी आपको, अगर वो इसका रिप्लाई नहीं करते हैं या इस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखते हैं तो दोस्तों अब ये क्या है कि 174 में अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी की डिस्चार्ज के दौरान कोई काम किया है और आपने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की है तो मजिस्ट्रेट जो है अब इस कंप्लेंट की कोग्निजेंस लेगा पुलिस सर्वेंट के अगेंस्ट में जो उसने ऑफिशियल ड्यूटी की डिस्चार्ज के दौरान काम किया गया है। मगर इस कोग्निजेंस को लेने से पहले वो अगर उस पब्लिक सर्वेंट ने कोई एजर्शन है उसको कंसीडर करेगा मजिस्ट्रेट, और उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उसने जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस बताए हैं कि किस दौरान इसने ये काम किया है नहीं किया, ये इस ऑफिसर का रिकॉर्ड कैसा है, उस रिपोर्ट को और उस रिकॉर्ड को कंसीडर करने के बाद में और उस एजर्शन को देखने के बाद में वो इस पर कोग्निजेंस लेगा। यानी अब आप फ्री हैं पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अब अमेंडमेंट नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। अमेंडमेंट नंबर 37 क्या कह रहा है कि जो विक्टिम है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दे दी गई है और इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंट करने के लिए सेक्शन 176(1) ऐड किया गया है, जिससे क्या है कि जो अगर रेप का अगर कोई ऑफेंस होता है तो विक्टिम की जो स्टेटमेंट है उसको ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड की जाएगी। यानी जो विक्टिम है, जो रेप विक्टिम है 176(1) में अब क्या है कि अगर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से ही की जाएगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 38। अब ये क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में क्रेडिबिलिटी लाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट का मैंडेटरी विजिट करना जरूरी है ऐसे अपराध के लिए ताकि जिसमें 7 साल या उनसे ज्यादा की सजा है, जो 176(3) में। तो अब एक नया सेक्शन ऐड किया गया दोस्तों, और इसमें जो एक्सपर्ट विटनेस है यानी जो फोरेंसिक एविडेंस है, फोरेंसिक एक्सपर्ट को उन अपराध के लिए जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट को वहां पर जाना होगा और फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी वहां पर जाकर सेक्शन 176(3) में। अब जिन स्टेट के पास में ये डिपार्टमेंट ही नहीं है या फोरेंसिक एक्सपर्ट ही नहीं है तो उनको समय दिया गया है कि वो 5 साल के अंदर अंदर अपना एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट बनाए ताकि फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जाए। और अगर वहां पर ये फिलहाल फैसिलिटी उस स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो जो नेबरिंग स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दूसरी स्टेट की इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती है ताकि फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जा सके। 7 साल या उससे ज़्यादा की सजा जिन अपराधों में है वहाँ पर फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट की जाएगी। और एक समय दिया गया 5 साल की, भाई 5 साल का समय है आपके पास में, आप फोरेंसिक एविडेंस और फोरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट करो, अगर नहीं है तो पास वाली स्टेट से उनको बुलाओ, उनकी हेल्प लो, मगर फोरेंसिक एविडेंस आप कलेक्ट करो। उसके बाद में अमेंडमेंट नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, सेक्शन 179 ऐड किया गया है। 179 क्या कह रहा है कि ये अगर कोई महिला है और या फिर कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है, हाँ, और या फिर कोई व्यक्ति है जिसको एक्यूट इलनेस है यानी कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता। एक वुमेन को, 60 साल से ज्यादा की व्यक्ति को, और या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी है, ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 179 में उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए या उनसे कोई क्रॉस एग्जामिन करने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए या उनकी स्टेटमेंट लेने के लिए उनको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता। मगर यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी गई है कि अगर वो विलिंग है पुलिस स्टेशन में आने के लिए तो उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जा सकता है।
उसके बाद देखते हैं दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 40। अमेंडमेंट नंबर 40 में सेक्शन 183 ऐड किया गया है। अब क्या कह रहा है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसकी डिस्ट्रिक्ट में ये अपराध रजिस्टर हुआ है, अब चाहे इसके पास अगर उसकी डिस्ट्रिक्ट की जुरिडिक्शन में ये अपराध हुआ है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है चाहे उसके पास जुरिडिक्शन है चाहे नहीं है, वो कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे सेक्शन 164 में पहले किया जाता था। तो 183 में वो अपना कन्फेशन और ये सब रिकॉर्ड कर सकता है, कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन अमेंडमेंट नंबर 41 की बात करते हैं कि जो सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस हैं, तो सेक्शन 183 उन सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर कोई अपराध है जिसमें 10 साल की या उससे ज़्यादा की सजा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसमें मैंडेटली रिकॉर्ड करेगा विटनेस की स्टेटमेंट जो उसके सामने पुलिस ऑफिसर द्वारा दी गई है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।